हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड है। और मैट्रिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा 12th क्लास में ही स्टार्ट हो जाता है जो कि ग्रेजुएशन तक चलता रहता है। और बेसिक बड़े ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर जिनको हम ईजिली टैकल आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ। तो ये हमारे पास एक थ्योरम होती है जो कि 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर ऑफ अलजेब्रा दोनों में ही है। अब इस थ्योरम का हमसे सिर्फ रिजल्ट पूछा गया है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है कि जो जो मैट्रिसेस से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम्स आएंगी स्टेट के लिए हमें उनके रिजल्ट को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट से हमारा क्वेश्चन पिक होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ। तो इसका आंसर हमारे पास होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होगा कैसे, देखो अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ये ट्रांसपोज इक्वल है तो इनका सम करके हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा, है ना। ऐसे ही A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स A को हम इन दोनों के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को। और अगर हम चाहें तो इसको जनरलाइज करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको सिमेट्रिक बनाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे और उसको इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद उनका सम करेंगे तो वापस से हमारे पास वही मैट्रिसेस बन जाती है। इसके फर्स्ट ईयर में हमें एग्जांपल्स भी गिवन है काफ़ी, आप देख सकते हो उन सबको भी। और बाकी ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जो कि हमें इजीली समझ आ जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। ये 12th क्लास में हमारे पास चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें से पूछा गया है। क्या है देखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू। ये देखने में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम वैसा क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास ये फॉर्म बनती है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। और इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, जो राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा एलिमेंट, इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने मिस आउट नहीं करना है, ये हमारा ज़रूर लगेगा जब भी हम सॉल्यूशन असाइन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई रेज टू पावर x। अब हमें यहाँ पे क्योंकि p और q की टर्म हमारी फंक्शन ऑफ x होती हैं तो यहाँ पे y की टर्म भी आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। एक्स वाई से डिवाइड करने के बाद हमारे पास देखो क्या बचेगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स लॉग ऑफ वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर x। लेकिन सॉल्यूशन तो हमें p ऑफ y की फॉर्म में दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास log ऑफ y है। तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन से बोला जाता है। बर्नौली इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो ये 12th क्लास में बेटा RD शर्मा की बुक में आपको मिलेगा, आप चाहो तो उस कॉन्सेप्ट को वहाँ से देख भी सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है तो हम उसको लीनियर फॉर्म में पहले क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने इसको एक्स वाई से डिवाइड किया, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे y है यानी सिंगल फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे log ऑफ y को z पुट कर देंगे। ये बर्नौली इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। log ऑफ y को z पुट करेंगे और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम क्या पुट करेंगे dz बाय डी एक्स। ऐसा करते ही हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है
वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होनी चाहिए, ओनली हमारे पास dy बाई डी एक्स की फॉर्म होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, log ऑफ y का यहाँ पे डेरिवेटिव कर लिया जो कि dz बाई डी एक्स के इक्वल है। तो अब इन दोनों रिलेशन को अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा dz बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। अब जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनता है, p इंटू डी एक्स की फॉर्म में। p क्या होगा हमारे पास, ये जो कोफिशिएंट हमारे पास होगा, यानी ये जो होगा हमारे पास उसको हम p बोलेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है log ऑफ एक्स। अब एक्सपोनेंशियल से जब log ऑफ एक्स कैंसिल आउट होगा log, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, x। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, z डॉट x, क्योंकि हमने अपनी ये जो इक्वेशन है उसको z की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो सॉल्यूशन भी हम z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। z इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में ex है तो ये ex आ जाएगा, इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x आया है तो वो आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट z इंटू एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे ex और x एक वेरिएबल है एक एक्सपोनेंशियल है, तो आइलेट्स से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे जो कि हमारे पास x ex माइनस ex प्लस c की फॉर्म में आ जाएगा। कैसे निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमें फॉर्मूला पता ही है कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लेते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये सॉल्यूशन आएगा, और ये हमारे पास z इंटू एक्स था तो z को हम वापस से log y की फॉर्म में लिखेंगे एंड दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। और ये हमें कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर। आई होप आपको ये बर्नौली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्क डन से रिलेटेड है, जो कि अगेन वेरी इजी है। अगर हम 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के ट्राई कर लेंगे तो हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्या दिया गया है, द वर्क डन बाय द फोर्स P एंड Q टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है जब फोर्स P को हम Q की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो वहाँ से हमारा जो पार्टिकल A है वो B की तरफ मूव करेगा, यानी P और Q दो फोर्स हमें लगाने हैं पॉइंट A की तरफ जो उसको पॉइंट B की तरफ मूव कर देंगे। साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है, हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस। पोजीशन वेक्टर्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म यहाँ पे बनेगी, और वर्क डन के हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स क्या कहता है हमारे पास, फोर्स P एंड Q डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो देखो सॉल्यूशन में हमें क्या बोला गया है कि फोर्स है हमारे पास, P फोर्स है और Q फोर्स है, दोनों A पार्टिकल के ऊपर लगाए गए हैं। जब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक पॉइंट के ऊपर लगाए जाएंगे तो इनका सम जाएगा इस फोर्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे इनका सम कर लेंगे। जब हम सम करके इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो B की तरफ मूव करेगा, तो A से B हमारे पास क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्सेस को हमने ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है और दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे A B हम निकालेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A। हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये गिवन है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फोर्स निकालेंगे जो कि P प्लस Q के इक्वल होगा, तो हमारे पास P और Q को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे और डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 29 यूनिट्स आएगा, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एंगल से रिलेटेड है बिटवीन प्लेन्स। तो हमें देखो क्या दिया गया है, द एंगल बिटवीन प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 इज इक्वल टू। एंगल हमसे पूछा गया है दो प्लेन के बीच में। बड़ा ही सिंपल इसका फॉर्मूला होता है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, A B C एंड D। तो हमें यहाँ पे एंगल निकालना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का, कोस थीटा इक्वल टू A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। नीचे हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि मोड की फॉर्म में होता है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या रहेंगे, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट। ऐसे ही हमारे पास प्लेन 2 के डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट। यानी प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियो होंगे 2 माइनस 1 एंड 1, प्लेन 2 के डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 1 एंड 2। तो इनको हम अपने फॉर्मूले में असाइन कर लेंगे। फॉर्मूले में असाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी और जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। यानी कोस थीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम कैसे असाइन कर सकते हैं, π/3 की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 3D से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, यानी कि एक पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डाला गया है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। तो हमें उस परपेंडिकुलर की लेंथ को निकालना है। जैसे कि मैंने ये एक इमेज बनाई है, यहाँ पे एक ये P पॉइंट है और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, Pn की लेंथ चाहिए। तो इसके लिए हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है। सॉल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Pn। सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस 6/3 इक्वल y माइनस 7/2 इक्वल z माइनस 7/-2 इक्वल टू r। ऐसा कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी 3r प्लस 6, y की वैल्यू निकालेंगे 2r प्लस 7, z की वैल्यू निकालेंगे माइनस 2r प्लस 7। तो डायरेक्शन रेशियो लाइन के हमारे पास कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमारी लाइन में नीचे डिफाइन होते हैं, A1 A2 A3 की फॉर्म में। डायरेक्शन रेशियो लाइन हमें ये गिवन है तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास होंगे 3 2 एंड -2। अब हमें क्योंकि इसकी लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले इसके रेशियो का पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn निकाल लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, r रिप्लेस करते ही ये हमारे पास n की वैल्यू है और ये हमारे पास p की वैल्यू है। तो हमें Pn का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। हम क्या करेंगे, सिंपली n माइनस p कर देंगे। n की वैल्यू क्या है 3r प्लस 6 माइनस 1 करेंगे, क्या बनेगी 3r प्लस 5। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 2r प्लस 7 माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2r प्लस 5। नेक्स्ट करेंगे माइनस 2r प्लस 7 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2r प्लस 4। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है वो परपेंडिकुलर टू लाइन है। इन पॉइंट्स को नोट करते जाना। सबसे पहले तो हमने लाइन का रेशो डिफाइन किया है, उस रेशो से जो वैल्यू आएगी उसको हम n असाइन करेंगे। अब क्योंकि हमें इसकी लेंथ चाहिए तो हम इसका पहले डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशो ये जो पॉइंट हैं इसमें से ये वाले पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके बना लेंगे, जो कि हमारे पास ये आए हैं 3r प्लस 5 2r प्लस 5 और माइनस 2r प्लस 4। उसके बाद जो मेन पॉइंट हमें रिमेंबर करना है वो क्या है कि जो Pn है वो हमारा परपेंडिकुलर टू लाइन है। जैसा कि हम इमेज से भी देख पा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर है तो उसकी लाइन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, यानी परपेंडिकुलर टू लाइन है। अब लाइन की हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है,
उनमें हम इस पॉइंट को पुट करेंगे और किसके इक्वल आ जाना चाहिए, वो हमारा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल पाएंगे। पीछे भी कर चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियोज़ में। ऐसा ही सेम क्वेश्चन था हमारा 3r + 5। अब ये 3 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, 3, 2 एंड -2 दोनों के डायरेक्शन रेशियो लेने हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PN इज परपेंडिकुलर टू लाइन। तो इसको डॉट प्रोडक्ट जब हम इसके साथ करेंगे तो वो हमारी इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब -1 वैल्यू को हम पुट करेंगे n के अंदर, तो हमारे पास n की वैल्यूज़ आ जाएंगी। -1 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये 3, 5 एंड 9। ये हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब हम इसकी लेंथ और निकाल लेंगे n से p की। अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PN जो r की फॉर्म में थे, वहाँ पे r की वैल्यू -1 असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे PN की डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 2, 3 एंड 6। n की वैल्यू हमारे पास 3, 5 और 9 आई है और हमारे पास डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू 2, 3 और 6 आई है। अब लेंथ निकालनी है तो हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, 3, 5 एंड 9। तो n - p जब करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 - 1। अब देखो हमें लेंथ ऑफ PN निकालनी है। तो n की वैल्यू हमारे पास 3, 5 और 9 आई है और p पॉइंट हमें जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1, 2 एंड 3। तो इन दोनों का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या बनेगा, 3 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर प्लस 9 - 3 स्क्वायर। और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 7 यूनिट। दिस विल बी आवर नेक्स्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कैलकुलस से रिलेटेड है, BSc फर्स्ट ईयर से। क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डियोड आर इक्वल टू A1 + cos थीटा। हमें ये R की वैल्यू असाइन है यहाँ पे रिवोल्यूशन की। अबाउट द इनिशियल लाइन, हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। हम डायरेक्ट वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट हमें आंसर याद रहे तो हम टाइम भी सेव कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कैसे होती है। हमारे पास सबसे पहले कार्डियोड की इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है, R = A1 + cos थीटा। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कार्डियोड हमारे पास एक हार्ट शेप्ड कर्व होती है जो हमारे पास 0 और पाई पे ओरिजिन पे मिल जाती है और π/2 और -π/2 पे ये हमें अबो द ओरिजिन दिखाई देती है। तो ये इसका एक डायग्राम होता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 और पाई पे ओरिजिन को टच करती है और π/2 और -π/2 पे अपनी सिमिट्री को दिखाती है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इफ थीटा चेंज टू -θ द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन अनचेंज्ड। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमारे 5th और 11th चैप्टर में गिवन है कैलकुलस के अंदर, तो आप इनको देख भी सकते हो। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। सेकंड क्या रहेगा, जब थीटा को आप पाई ले रहे हो, आर को आप 0 ले रहे हो डायग्राम के अंदर, तो वो ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, यानी पोल लाई ऑन कर्व। व्हेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to पाई, आर रिमेन पॉजिटिव एंड डिक्रीज फ्रॉम 2a to 0। ये 2a इसकी लेंथ होती है जब हम कार्डियोड की बात करते हैं। तो जो वॉल्यूम बनेगी उसका हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा 0 to पाई 2π/2/3 पाई r³ sin थीटा d थीटा। वॉल्यूम है तो क्यूब से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और r की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज़ 1 + cos थीटा 3 sin थीटा d थीटा। अब ऐसे इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे साइन और कोस की टर्म बनेगी तो हम बाय विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन इसको सोल्व कर लेंगे। 1 + cos थीटा को t सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहाँ से -sin थीटा d थीटा हमारा dt के इक्वल बन जाएगा और जब t³ का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो t4/4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे
तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3 पाई a क्यूब. I hope you all understand all question which we are doing in this series. Thank you so much.